स्वागत है सभी का साथियों। मुझे पूरी उम्मीद है आपकी बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी। हम राष्ट्रीय आय पढ़ रहे थे, हमने बहुत अच्छे से राष्ट्रीय आय की सारे के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे, लेकिन अब भी राष्ट्रीय आय की अवधारणा में बहुत सारे प्रतियोगियों को दिक्कत आ रही है। हम एक बार वो थोड़ा सा रिपीट करते हैं और उसी के साथ में हम राष्ट्रीय अवधारणाओं से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है, अगर अपन उनको हल करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस और भी बिल्ड हो जाएगा। अब ये देखना कि जो राष्ट्रीय की अवधारणा है, अगर अवधारणा अपने सिलेबस में, तो ये मानकर चलिए कि वहां से क्वेश्चन या न्यूमेरिकल भी आ सकता है, लेकिन अपन को केवल एक फॉर्मूलेज है और उनको याद करने हैं। बहुत इजी है छात्रों, है ना। एक बार अपन रिपीट करते हैं वापस। राष्ट्रीय की अवधारणा है, आपको दो बातें बताई थी कि अगर अपन ये दो बातें, है ना, या दो तथ्य अगर याद रख लेते हैं तो हमारी 6 अवधारणा बहुत इजी से याद हो जाती है। जैसे आपको बताया था, यदि साधन लागत पर आपको कोई अवधारणा ज्ञात करनी है ना। साधन को आपको एक बात तो बोला था, है ना, कभी क्वेश्चन में कारक भी आ सकता है ना, तो ये आप विशेष करके ध्यान रखना। तो साधन लागत पर अगर आपको कोई अवधारणा याद करनी है तो उसी अवधारणा का बाजार मूल्य लेते हैं और उसमें से अप्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं और अनुदान की राशि को जोड़ देते हैं। अगर ये अवधारणा अपन याद कर लेते हैं तो आपकी जो 8 अवधारणा, फर्स्ट की जो 8 अवधारणा है, उसमें से आपको 4 अवधारणाएं केवल एकमात्र सूत्र से याद हो जाएगी। का अपन को जिस अवधारणा का साधन लागत ज्ञात करना है, उसी का बाजार मूल्य लेंगे, उसमें से अप्रत्यक्ष को घटा देंगे और अनुदान को जोड़ देंगे। नेक्स्ट आ रहा था, यदि अगर अपन शुद्ध देखते हैं, अगर कोई भी अवधारणा आपको शुद्ध देखनी है ना, यानी कि अगर नेट पर देखनी है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे का उसका जो ग्रॉस है, यानी कि उसका जो सकल वैल्यू है, उसमें से डेप्रिसिएशन है कि मूल्यह्रास, है ना, जिसे अपन गिसावट भी बोलते हैं ना, या यूं बोल सकते हैं स्थायी पूंजी उपभोग। ये शब्द याद रखना आप लोग, स्थायी पूंजी उपभोग। कभी स्थायी पूंजी उपभोग भी आ सकता है, तो या तो ये हो सकता है, या हम इसे गिसावट कह सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं स्थायी पूंजी। स्थायी पूंजी का मतलब आपकी मशीनरी हो गई ना। स्थायी पूंजी का उपभोग या स्थायी पूंजी उपभोग, है ना, ये याद रखना आप सभी जन, है ना, क्योंकि हो सकता है कभी मूल्य से गिरावट नहीं आवे और स्थायी पूंजी का उपभोग आ जाए, है ना। तो ये आपका कोई भी वर्डिंग आती है, ये आपका डेप्रिसिएशन है। तो ये अगर अपन टोटल जो आपकी वैल्यू है उसमें से अगर ये लेस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, जो नेट वैल्यू है वो आ जाएगी। ये यहाँ से आपको 2 अवधारणा याद हो जाएगी, यहाँ से आपको 4 अवधारणा याद हो जाएगी। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना, और यहाँ से ही अगर कोई न्यूमेरिकल आएगा तो मानकर चलिए वो यहीं से आता है ना, स्पेशली कंपटीशन एग्जाम में। और सेकंड ग्रेड के जो दृष्टिकोण से जो क्वेश्चन है वो बस केवल ये यहां से आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखना, जो हम अवधारणा देख रहे हैं ना, फर्स्ट अवधारणा हम लेते हैं। तो फर्स्ट अवधारणा में हमारी जो पहली अवधारणा आ रही थी, तो हमने क्या पढ़ा था कि बाजार कीमत पर, है ना, या शॉर्ट में मैं लिख देता हूं, एक बार लिखते हैं, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, हमारी पहली अवधारणा। बाजार कीमत पर और सकल घरेलू उत्पाद, तो यह आ जाएगा, देखो ये आपका आ रहा है जीडीपी, है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और किस पर दे रखा है साथियों, बाजार कीमत पर, है ना। तो ये आपका क्या आ जाएगा, एमपी मार्केट प्राइस, है ना। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस देखना, तो ये केवल आपको डेफिनेशन बोलनी है। घरेलू आ रहा है बाजार कीमत पर, तो आपकी जो डेफिनेशन आएगी कि किसी देश की भौगोलिक सीमा में एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो बाजार मूल्य का योग होगा, वो आपका क्या कहलाएगा, सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा। ठीक है ना। वापिस सुनो एक बार ध्यान से, एक निश्चित समय अवधि में, है ना, क्योंकि एक प्रवाह अवधारणा है, इसका संबंध एक अवधि से होता है। तो एक निश्चित समय अवधि में, है ना, देश की भौगोलिक सीमा में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो बाजार मूल्य होगा, उसे हम क्या बोल रहे हैं, सकल घरेलू उत्पाद कह रहे हैं। अब सेकंड अवधारणा देखना, हम शॉर्ट में देखते जा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना आप लोग इसे। ये दे रखा है, एक बार हम 8 उदाहरणों को देखते हैं, 8 उदाहरणों को फिर एक बार ध्यान से समझेंगे। हाँ, ये अपने फर्स्ट जो पढ़ लिया था, वो हमने पढ़ा था जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ये आ रहा था जीडीपी एट मार्केट प्राइस, और हमने डेफिनेशन के रूप में इसको पढ़ लिया था। सेकंड देखना, अब हम पढ़ रहे हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत पर। अब आपको क्या बात बताती है, अभी जस्ट पहले यहाँ से 4 अवधारणा याद हो जाएगी। आपको फैक्टर कॉस्ट पर कोई याद चीज अगर आपको अवधारणा याद करनी, तो हम उसी का क्या ले लेंगे, मार्केट प्राइस ले लेंगे। तो ये आपका आ जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर, यानी कि माइनस, शॉर्ट में लिख रहा हूं ना, इनडायरेक्ट टैक्स, और प्लस आपका आ जाएगा सब्सिडी। ठीक है।
तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्स किया प्लस सब्सिडी किया, या अपन शुद्ध अप्रत्यक्ष कर भी लिख दिया। हमने जो पूर्वी क्लास में पढ़ा था हमने आपको बताया भी था, इसे हम क्या लिख सकते हैं, है ना, नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखना तीसरी अवधारणा, ये हमने किस पे पढ़ी, ग्रोस पे पढ़ी। अब हम इसको नेट पे पढ़ रहे हैं, नेट इनडायरेक्ट प्रोडक्ट किस पर ले रहे हैं, मार्केट प्राइस पर। अब एक बात और आपको बता दें, ये ध्यान रखना, हो सकता है एग्जाम में आपको न तो एमपी दे रखा हो और न एफसी दे रखा हो, न बाजार कीमत दे रखा हो और नहीं अगर आपको साधन लागत दे रखा है, तो आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। आपको अगर शुद्ध पूछ लिया तो सकल में से डेप्रिसिएशन को घटा दो, तो आपका वह क्या आ जाएगा, शुद्ध आ जाएगा। यानी कि हमेशा ध्यान रखना, या तो मार्केट प्राइस हो या फैक्टर कॉस्ट हो, आप इसमें से यदि मूल्यह्रास को घटा दे हैं तो आपका क्या आ जाएगा, शुद्ध वैल्यू आ जाएगी। तो देखो यहाँ पर दे रखा एनडीपी मार्केट प्राइस, अब आपको शुद्ध निकालना है, तो शुद्ध निकालने के लिए क्या चाहिएगा, पहले सकल चाहिए, तो इसी का सकल ले लेते हैं, तो यह आ जाएगा जीडीपी, और हम एमपी पर याद करें तो यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, एमपी आ जाएगा, माइनस, और ये आपका क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगा, मूल्यह्रास आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो चौथी अवधारणा है, इसी का फैक्टर कॉस्ट याद करना है, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट के लिए आपको बता ही रखा है, जिसकी फैक्टर कॉस्ट याद करनी है उसी के मार्केट प्राइस ले लो। तो ये एनडीपी है, तो ये आपका एनडीपी क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस आपका क्या आ जाएगा, सब्सिडी आ जाएगा। तो ये आपकी चार अवधारणा हो गई, और चार अवधारणा किस पर हुई, घरेलू। ठीक है, ये घरेलू अवधारणा हुई, इसमें दो अपन ग्रोस पढ़ ली और दो अपन क्या पढ़ ली, नेट रेट पर। फिर नेक्स्ट आ रहा है, देखो यहां से अब हम ले रहे हैं राष्ट्रीय अवधारणा, यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। ठीक है ना, यहां से समझना आप ध्यान से, ये आ रहा है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस याद करना है, मतलब राष्ट्रीय है ना, तो पहले घरेलू था, तो इसी का अपन क्या लेते हैं, घरेलू लेते हैं, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस। अब घरेलू क्यों है, क्योंकि विदेशों से हमारे को आयात निर्यात नहीं है इसलिए, और विदेशों से हमारा आयात निर्यात हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वहां से या तो हमारा जो व्यापार होगा, विदेशी व्यापार, या तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, तो आपका जो जीडीपी होगा उसमें वो चीज क्या हो जाएगी, शामिल हो जाएगी। तो ये आपका आ जाएगा x माइनस एम, है ना। यहां से भी न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है ना, का जीडीपी अगर आपको दे रखा है और उसमें से अगर x और m दे रखा है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, आपका जीएनपी निकाल सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है जीएनपी दे रखा है, xm दे रखा है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, जीडीपी भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा पांचवी अवधारणा। छठी अवधारणा आ रही है जेएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब साथियों फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, देखो, है ना, फैक्टर कॉस्ट निकालने का तरीका क्या था, जो वैल्यू दे रखी है, जो अवधारणा दे रखी है, इसी के मार्केट प्राइस लेंगे। तो ये आ रहा है आपका जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस आपका आ जाएगा सब्सिडी। ठीक है, तो ये आपके आ जाएगी छठी अवधारणा। फिर नेक्स्ट सातवीं, जैसा कि यहाँ था दो बार ग्रोस पढ़ लिया, फिर क्या आ रहा है, नेट आ रहा, तो यहाँ पर भी अपन शुद्ध ज्ञात करेंगे, तो ये आ जाएगा, ये पढ़ा था नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ रहा है, ये नेट नेशनल प्रोडक्ट आ रहा है, एमपी पर ज्ञात कर रहे हैं। तरीका वही हो जाएगा, जब आपको कोई भी चीज अगर नेट पर ज्ञात करनी होगी शुद्ध रूप से, तो इसी में अपन क्या करेंगे, उसकी ग्रोस लेंगे, तो ये आ जाएगा जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस, और ये आपका क्या आ जाएगा, मूल्यह्रास, यानी कि गिसावट, डेप्रिसिएशन आ जाएगा आपका। और फिर आप इसी की फैक्टर कॉस्ट ज्ञात करनी है आपको, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो आपको बता रखा है जिस अवधारणा की फैक्टर कॉस्ट ज्ञात करनी, तो उसी की हम क्या ले लेंगे, मार्केट प्राइस ले लेंगे, और माइनस वो है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, और प्लस आपका आ जाएगा सब्सिडी। ठीक है ना, तो साथियों देखो कितना इजी था। अब आप देखो दूसरी अवधारणा, चौथी अवधारणा, छठी अवधारणा और आठवीं अवधारणा, है ना, क्या हो रहा है इन चार में, है ना, वही आ रहा है, एक ही फॉर्मूला आ रहा है। हम साधन लागत पर कोई चीज ज्ञात करें तो उसी के अपने क्या ले लिया, मार्केट प्राइस ले लिया, उसमें से हमने अप्रत्यक्ष कर को हटा दिया और अनुदान को जोड़ दिया, यानी कि शुद्ध अप्रत्यक्ष करों की राशि को उसमें ऐड कर दिया। तो ये आपकी सारी चीज आएगी। एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल बच्चों यहां से साथ ही यहां से आ सकता है, ठीक है ना, यहां से भी आ सकता है। आपको जीएनपी दे रखा है, जीडीपी दे रखा है, एक्स माइनस एम है, तो इनमें से कोई एक चीज अगर आपको नहीं दे रखी है ना, तो उसको फाइंड करना है। तो हो सकता है इन दोनों में से एक चीज अपन को फाइंड करनी होगी, ठीक है ना। और यहां से हो सकता है एक्स और एम ने देखे और अपन को शुद्ध रूप से दे देवे का शुद्ध रूप से निर्यात, यानी कि आयात तो निर्यातों का अंतर दे दिया, है ना, तो ऐसी कंडीशन में यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब हम इसी के न्यूमेरिकल करते हैं और हम न्यूमेरिकल करके देखते हैं कि किस प्रकार से ये चीजें इंप्लीमेंट हो रही है नहीं हो रही। चलो एक काम और करते हैं, हमने 8 अवधारणा तो पढ़ी ली, वो 4 अवधारणा भी एक बार रिवीजन कर ही लेते हैं, है ना, तो वो 4 भी हो जाएगी और उसके बाद हम न्यूमेरिकल देखते हैं। तो चलो वो 4 जो अवधारणा आ रही थी उनको भी देखते हैं नए सिरे से एक बार। आप इन अवधारणाओं को केवल लिखकर याद करें, और जब आपको ये पता हो जाता है कि एक क्वेश्चन यहां से आ सकता है, तो जहां तक मैं सोचता हूं, है ना, आप आधे घंटे की मेहनत करें और अपना एक क्वेश्चन सही करें।
देखो हमने नवी अवधारणा पढ़ी थी निजी आय, प्राइवेट इनकम, ठीक है ना। एक चीज और, हमने जो 8वीं अवधारणा पढ़ी थी ना अभी, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, इससे ही हम नेशनल आय कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। यहां से ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा था, जितनी भी अवधारणा होती है उसमें किस अवधारणा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है ना, तो वो किसको कहा जाएगा, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जो 8वीं अवधारणा थी। ये बात कहीं ना कहीं अगर लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आ जाता है, राष्ट्रीय आय में सत्य असत्य या उसकी विशेषताओं के आधार पर, ये वाली बात आप मान के चलो आपकी आएगी ही है ना, इसलिए ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। हाँ, आ जाते हैं निजी आय। निजी आय ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, जिसे हम नेशनल इनकम भी बोल रहे हैं। अब इसमें से क्या करें, जो निजी आय मतलब अपने आय को, राष्ट्रीय आय को 2 भागों में बांट दिया, एक तो सरकारी हो गई और एक निजी हो गई। तो निजी व्यक्तियों को जो मिल रही है वो उसमें ऐड कर देंगे एनएन फैक्टर कॉस्ट में, और जो सरकार की ओर जा रही है उसे हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो देखो अब कहां क्या क्या चीज आ रही है, सबसे पहले आ रहा है आपके अंतरण भुगतान, अंतरण भुगतान है ना, जिसे हस्तांतरण भुगतान यानी कि ट्रांसफर इनकम भी बोलते हैं। वो सरकार से किन की तरफ जा रही है, जरूरतमंदों की तरफ जा रही है ना, यानी कि व्यक्तियों के पास में आ रही है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया। प्लस सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज, आपको ये बात भी बताई थी कि उस समय सरकार को अगर पैसे की आवश्यकता होती है वो विदेशों से ऋण नहीं लेती, वो घरेलू ऋण भी देखती है ना। तो हो सकता है कोई औद्योगिक घराने ऐसे होते हैं जिनसे सरकार ऋण लेती है, तो उनको ऋण का क्या करना है, भुगतान भी करना है ब्याज के रूप में। तो वो क्या किया, वो प्राइवेट सेक्टर में जाएगा, तो ये आ जाएगा सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज। अब क्या चीज हटेगी, ये आ रहा आपका सामाजिक सुरक्षा अंशदान, सामाजिक सुरक्षा अंशदान। ये सामाजिक सुरक्षा अंशदान क्या होगा कि जब हम एलआईसी करा रहे हैं, कोई पॉलिसी करा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो पैसा जो प्राइवेट सेक्टर में होता है वो किसके पास में जाएगा, गवर्नमेंट सेक्टर के पास में जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस सामाजिक सुरक्षा अंशदान माइनस सार्वजनिक उपक्रमों के लाभ व बचते हैं। तो सार्वजनिक उपक्रमों के लाभ और जो बचते होंगे उनको भी क्या कर लेंगे, हम घटा देंगे, क्योंकि वो सरकार के पास में जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो आ गया प्राइवेट इनकम। अब आ गया पर्सनल इनकम, यानी कि व्यक्ति आय या व्यक्तिगत आय। ये आ रही है आपकी, प्राइवेट इनकम था, अब आ रहा पर्सनल इनकम। अब क्या करेंगे इसमें, अब जो सारी की सारी जो प्राइवेट इनकम है वो व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होती। हम बहुत सारा अपना शेयर लगा रहे हैं ना, शेयर लगा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन वो सारा सारा शेयर व्यक्तियों को बांटा नहीं जाता और कुछ शेयर क्या कर लिया, रोक लिया जाता है। तो हम क्या क्या करेंगे प्राइवेट इनकम में, यानी कि आपको जो आपकी निजी आय थी वो सारी की सारी प्राप्त नहीं हो रही, मतलब व्यक्तियों के पास में नहीं आ रही। तो इसमें से क्या घट जाएगा, अवितरित लाभ। जैसे कि अगर बड़े बड़े जो निगम है ना, कॉर्पोरेशन है, उनको क्या इतने बड़ी मात्रा में जो प्रॉफिट होता है, लेकिन वो अगले इन्वेस्टमेंट के लिए क्या कर लेती, सारा का सारा जो अपना अंश है वो अपने अंशधारकों में बांटती नहीं, और कुछ जो अंश होता है या जो पैसा होता है अच्छा खासा अमाउंट, वो क्या कर लेती है, अगले निवेश के लिए अपने पास में रोक लेती है। तो यह आ जाएगा माइनस अवितरित लाभ। इससे लाभ जो बांटे ही नहीं गए है ना, अपने पास में रख लिए गए, तो व्यक्तियों के पास नहीं पहुंचे। तो प्राइवेट इनकम का हिस्सा तो हुआ वो, लेकिन वो व्यक्तियों का हिस्सा नहीं हुआ। माइनस निगम कर, ठीक है ना, ये निगम कर यानी कि लाभ कर है। अब जो ये इनका जो लाभ होता है वो लाखों में करोड़ों में होता है, तो ऐसी स्थिति में उनके ऊपर भी टैक्स लगता है, और वो कहां चला जाता है, सरकार खाते में। तो निजी आय का हिस्सा तो होता है, लेकिन वो व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता। तो वो जो होगा वो भी क्या होगा, हट जाएगा यहां से, है ना, निजी आय में से। तो ये हो गई अपनी व्यक्तिगत आय। फिर आ रहा खर्च योग्य, खर्च योग्य आय, जिसे अपन प्रयोज्य आय भी बोले, व्यवहार योग्य आय भी बोले, और निर्वर्त्य आय भी बोलते हैं इसे, है ना। तो ये ध्यान रखना, खर्च योग्य आय यानी कि ये अपना आ जाएगा, है ना, डिस्पोजेबल इनकम का, ऐसी आय जो हम खर्च कर सकते हैं। तो यहां समझना, व्यक्तिगत आय जो व्यक्ति को प्राप्त हुई माइनस प्रत्यक्ष कर माइनस शुल्क जुर्माने। ये हमने पुरानी क्लास में पढ़ रखी है सारी की सारी बातें बहुत डीपली। एक बार बस कल रिवीजन के हिसाब से हम देख रहे थे, हो सकता है आपको कोई डाउट हो तो वो डाउट आपके निकल जाए। तो देखो ये दे रखा खर्च योग्य है, तो आपकी जो व्यक्तिगत आय थी उसमें से हमने क्या किया, प्रत्यक्ष आय और शुल्क जुर्माने को घटा दिया। आपको पहले एक उदाहरण बताया था कि आपकी कमाई हुई इनकम मान लो 10 लाख रुपए,
10 लाख रुपए इनकम है और उसके ऊपर 10% टैक्स लग जाता है इनकम टैक्स के रूप में। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपका जो 1 लाख रुपए होगा वो सरकार के खाते में चला जाएगा। और हो सकता है कि कोई 20,000 के कोई शुल्क और जुर्माने होते हैं, ठीक है ना, वो किसी प्रकार के हो सकते हैं। तो ये आ जाएगा। अब 1 लाख रुपए आपकी आपकी कमाई हुई, आपकी व्यक्तिगत आय तो है, लेकिन आप सारे के सारे आपके व्यवहार योग्य नहीं, आप खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि 1 लाख रुपए आपको क्या करना है, टैक्स के रूप में देखना, 20,000 रुपए आपको शुल्क जुर्माने के रूप में देना। तो इसका मतलब आपकी जो आय हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 8,80,000 रुपए। ये आपकी क्या हो जाएगी, खर्च योग्य या व्यवहार योग्य आ जाएगी। तो ये वापस एक बार समझना, देखो निजी आय, व्यक्तिगत आय और खर्च योग्य आय बहुत मामूली मामूली डिफरेंस, लेकिन इजी है। निजी आय जो नेशनल इनकम आ रही है, दो भागों में बांट दिया अपन ने, है ना, एक तो सरकार और निजी। तो जो निजी निजी लोगों को मिल रही है, निजी व्यक्तियों को मिल रही है, प्राइवेट सेक्टर में जा रही है, उनको तो हम ऐड कर देंगे, गवर्नमेंट के खाते में जा रही है उसको हम घटा देंगे। फिर नेक्स्ट देखना व्यक्तिगत आय, सारी की सारी जो प्राइवेट इनकम है वो व्यक्तियों को प्राप्त नहीं हो रही, बहुत सारे जो लाभांश है वो या तो रोक ले जाते हैं या उनके ऊपर टैक्स लगता है, वो भी व्यक्तियों के पास में नहीं आता। फिर व्यक्तियों की जो कमाई हुई इनकम होती है वो सारी की सारी खर्च करने लायक नहीं होती, क्योंकि उनके ऊपर, है ना, प्रत्यक्ष कर भी लग रहा है ना, जो आयकर के रूप में होता है, और विभिन्न प्रकार के शुल्क अगर जुर्माने हैं तो वो भी लगेंगे। तो ऐसे करके खर्च योग्य आय में से, व्यक्तिगत आय में से हम प्रत्यक्ष कर और शुल्क जुर्माने निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, खर्च योग्य आ जाएगा। ये साथियों 12 ही अवधारणाओं को हमने एक बार वो ध्यान से समझा है, बहुत ईजी है। आप एक बार अगर लिखकर याद करेंगे तो एक 15-20 मिनट में आपको सारी बातें याद हो जाती। जब ये चीजें 12th वालों को याद हो सकती है, मैंने पहले होता तो आपको तो बहुत इजीली याद हो सकती है ना, छोड़े नहीं। एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब आपको ये पता है कि एक क्वेश्चन आने वाला है ना। अब इसी के आधार पर हम कुछ एक न्यूमेरिकल देखेंगे। हम अवधारणाओं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये देखा हमारा पहला क्वेश्चन, किसी अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद 2800 करोड़ रुपए, निर्यात 800 करोड़ रुपए और आयात हमें 300 करोड़ रुपए दे रखा है, हमें सकल राष्ट्रीय आय ज्ञात करनी है। क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले जो दे रखा है उसे समरी के रूप में लिखा है। हमें दे रखा है सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि ये आपको दे रखा है जीडीपी, है ना, और ये आपको दे रखा है 2800 करोड़ रुपए। फिर नेक्स्ट देखो, हमें दे रखा है यानी कि निर्यात को हम बोल रहे हैं एक्स, है ना, और ये आपको दे रखा है 800 करोड़ रुपए। फिर आपको दे रखा है आयात और ये हमें दे रखा है 300 करोड़ रुपए, और हमें फाइंड क्या करना है, ये आ रहा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि जीएनपी याद करना है, ठीक है ना। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, समरी के हिसाब से लिख दिया। अब देखो साथियों, न तो जीडीपी में हमको कोई मार्केट प्राइस दे रखा है, न ही हमें कोई कार्य के साधन लागत दे रखा है, तो हमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। हमें ये ध्यान रखना है बस जीएनपी और जीडीपी में रिलेशन क्या है, जो डोमेस्टिक है उसमें से अपन आयात निर्यात को अगर ऐड करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपका क्या आ जाएगा, ग्रोस ने। तो हमारा जो सूत्र आता है वो क्या आता है, जीएनपी इज इक्वल टू, यह आ जाएगा आपका जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। तो ये देखना जीडीपी कितना दे रखा अपन को, तो जीडीपी आपका 2800 प्लस ये आपका आ जाएगा निर्यात दे रखा है 800 और ये हमको दे रखा है 300। हम देखते हैं ये आ जाएगा 2800 प्लस, यहाँ इससे ये जो डिफरेंस होगा ना वो कहलाता है शुद्ध निर्यात। तो हो सकता है कभी आपके एग्जाम्पल में सूत्र में शुद्ध निर्यात दे रखा हो, शुद्ध निर्यात दे रखा हो डायरेक्ट 500, तो डायरेक्ट इनका अंतर दे रखा है, तब ऐसी स्थिति में ये हमारा जो क्या आ जाएगा वो आ जाएगा 500, तो ये आ जाएगा हमारा 3,300 करोड़ रुपए। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है। अब इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी जो आपको नहीं आती है ना, तो ये जो एक क्वेश्चन होगा आपको आपके कंप्यूटर से बहुत आगे ले जाएगा और बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये ध्यान रखें, ऐसा भी हो सकता है कभी ये चीज माइनस में दे रखी हो, हमें केवल सूत्र में अप्लाई करनी है। देखो कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि हमें जीडीपी तो फाइंड करना हो और जीएनपी दे रखा हो, तो हमें कुछ नहीं करना, सूत्र एक ही याद रखना है और आपको केवल क्या करना है कि जो वैल्यू जहां आई है उसे लिख दो और जो चीज अपन को ज्ञात करनी है ना, वो वैसे पक्षांतर से वैसे भी ज्ञात हो जाएगी। तो आपको केवल एकमात्र सूत्र याद रखना बस इस संदर्भ में। फिर देखो अगला क्वेश्चन, ये दे रखा किसी अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद 1000 करोड़ रुपए और फिर मूल्यह्रास दे रखा अपन को 100 करोड़ रुपए, शुद्ध घरेलू उत्पाद ज्ञात करना है आपको। अब देखो क्या क्या चीज दे रखी है, एक बार ध्यान से लिखें। सबसे पहले सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये आपको दे रखा है 1000 करोड़। हमें कुछ नहीं दे रखा है मार्केट प्राइस है या साधन लागत पर है। फिर अपन को दे रखा है मूल्यह्रास यानी कि अपन को डेप्रिसिएशन दे रखा है, और ये जो मूल्यह्रास आ रहा वो आपका आ रहा है 100 करोड़ रुपए। और फिर नेक्स्ट करना है शुद्ध यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये आपको याद करना है। ना तो इसमें आपको फैक्टर कॉस्ट दे रखा है, न मार्केट प्राइस दे रखा है, तो कुछ नहीं करना है हमें भी। तो ये हमारा आ जाएगा, आपको बता रखा अगर शुद्ध कोई चीज निकालनी है तो हम उसी का क्या ले लेंगे, सकल लेंगे और उसमें से हम
डेप्रिसिएशन, गिसावट या है ना स्थायी पूंजी का उपभोग को घटा देंगे। तो देखो जीडीपी हमको कितना दे रखा है, ये दे रखा है 1000। इसमें से हमने क्या करेंगे, जो मूल्य 100 करोड़ दे रखे हैं ये घटाएंगे तो आपकी जो राशि आ जाएगी वो आ जाएगी 900। यहाँ लिख देता हूँ है ना, ये आपके जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो कुछ नहीं किया हमने, का जो ग्रोस दे रखा था उसमें से हमने नेट को घटाया और ये आपका क्या आ जाएगा, सॉरी ग्रोस दे रखा था उसमें हमने डेप्रिसिएशन को घटाया, मूल्यह्रास को घटाया और आपका ये आ जाएगी जो शुद्ध वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, अवधारणा को लिखकर याद कर लेना, याद हो जाएगी और उसके बाद इन चीजों में अप्लाई करना केवल बहुत ध्यान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। हाँ, हमारा तीसरा क्वेश्चन आ रहा था, ये आ रहा था किसी देश में बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद 400 करोड़ रुपए और यदि परोक्ष कर, देखो यहाँ हमें क्या दे रखा है, परोक्ष कर। ठीक है ना, हमने जब अवधारणाएं पढ़ी थी तो आपको ये बात स्पष्ट की थी, जो अप्रत्यक्ष कर को परोक्ष कर भी कहते हैं ना, तो कभी यहाँ आए तो घबराना नहीं है ना कि ये कुछ अलग होगा या एड होगा या लेस होगा। तो ये जो परोक्ष कर है वही अप्रत्यक्ष कर है ना, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो परोक्ष कर 80 करोड़ रुपए, अनुदान 60 करोड़ रुपए है, तो कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, क्वेश्चन बड़ा हो सकता है, घबरा नहीं, समरी बनाए सबसे पहले। सकल घरेलू उत्पाद वो भी किस पर दे रखा, बाजार कीमत पर। तो देखो ये आ रहा है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और मार्केट प्राइस पर, और ये हमको दे रखा है 400 करोड़ रुपए। ठीक है, ये आपका आ गया 400 करोड़ रुपए। फिर नेक्स्ट दे रखा है परोक्ष कर है ना, यानी कि आपको इनडायरेक्ट टैक्स वो दे रखा है 80 करोड़ रुपए, और फिर आपको सब्सिडी दे रखी है ना, सब्सिडीज जो दे रखी है वो दे रखी है 60 करोड़ रुपए। अब हमें ज्ञात करना है कारक लागत पर, और वो आ रहा है जीडीपी ज्ञात करना, वो भी फैक्टर कॉस्ट पर कारक। देखो यहाँ पर है ना कारक दे रखा, साधन नहीं दे रखा, तो एक ही बात है, थोड़ा सा ध्यान देना है ना। इस क्वेश्चन का फायदा हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा एक बार, वो परोक्ष अप्रत्यक्ष एक बात है, कारक साधन एक बात है। हाँ, अब देखो सूत्र क्या आ रहा था, आपको दे रखा था अगर फैक्टर कॉस्ट पर कोई चीज ज्ञात करें तो हम क्या करते हैं, उसी के मार्केट प्राइस लेते हैं। सूत्र लिखते हैं एक बार, तो आपका आ जाएगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, यह आ जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस ये आ जाएगा आपका सब्सिडीज। तो ये मार्केट प्राइस देखें तो आपका गया 400 माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, ये आ गया आपका 80 और सब्सिडी आ रहा है 60। तो ये आ जाएगा, सॉरी ये माइनस और ये आ जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 400 माइनस शुद्ध रूप से 20 लेस हो जाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा 380 करोड़ रुपए। ठीक है ना, यहां पर शुद्ध रूप से अगर अप्रत्यक्ष कर देखें तो कितना आ सकता है, तो शुद्ध रूप से अप्रत्यक्ष कर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। देखो क्वेश्चन कभी ऐसा भी आ सकता है, अप्रत्यक्ष कर दे रखा है और अनुदान दे रखा है, तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कितना है। तो देखो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स आपको 60 दे रखा है, सब्सिडी सॉरी 80 दे रखा है, सब्सिडी 60 दे रखी है, तो आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स है वो कितना आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा 20 करोड़ रुपए। ठीक है ना, तो अच्छे समझ में आ गया कि तो सूत्र में अप्लाई करना था। ये क्वेश्चन देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि यदि किसी देश में कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद 2400 करोड़ रुपए है, फिर इनडायरेक्ट टैक्स हमको दे रखा 300 करोड़ रुपए, सब्सिडी दे रखी 200 करोड़ रुपए, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले समरी बनाओ, ये आ जाएगा, देखो शुद्ध दे रखा है, ये आपका आ जाएगा नेट, नेशनल और प्रोडक्ट, और ये हमको कितना दे रखा है और किस पर दे रखा है, कारक लागत पर है ना, तो ये एफसी दे रखा है, और ये कितना दे रखा है 2400। फिर देखें इनडायरेक्ट टैक्स आईटी अपन को दे रखा है वो 300 करोड़ रुपए है ना, सब्सिडी हमें दे रखा है 200 करोड़ रुपए, और फिर ज्ञात क्या करना है, देखो ये दे रखा है बाजार कीमत पर, और ये दे रखा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट ज्ञात करना, लेकिन किस पर ज्ञात करना है, मार्केट प्राइस पर। देखो साथियों है ना, इससे ठीक उल्टा क्वेश्चन आ गया है ना, विपरीत आ गया। इसमें हमें फैक्टर कॉस्ट ज्ञात करना था, मार्केट वैल्यू दे रखी थी, इसमें अपन को क्या दे रखा है, फैक्टर कॉस्ट दे रखी है और अपन को मार्केट वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना, कुछ नहीं करना, कोई दिमाग लगाना, सूत्र मान लिख दो बस। सूत्र किसका लगता है, तो बाद में जो चीज आ रही है उसका सूत्र देखते हैं, तो सूत्र इसका लगेगा, ये आ रहा है आपका एनएनपी फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस आपका आ जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस आपका आ रहा है सब्सिडी। ठीक है, सूत्र अप्लाई करें इसमें, तो देखो ये अपन को दे रखा है, ये अपने पास में है वैल्यू इसकी ना, ये आ रहा 2400, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स कितना आ रहा अपना, ये आ जाएगा 300 और प्लस आ जाएगा 200। फिर देखें इसके बाद ये 2400 इज इक्वल टू, इसमें शुद्ध रूप से देखें तो क्या आएगा, माइनस के 100 आ जाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा एन एन पी एट मार्केट प्राइस माइनस 100। ठीक है ना, इनका डिफरेंस देख लिया अपन ने, विपरीत चिन्ह घट जाएंगे है ना, और माइनस की संख्या बढ़ी तो माइनस लग जाएगा, तो यह आपका आ जाएगा एन एन पी
8 मार्केट प्राइस इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो प्लस के हो जाएंगे, तो ये आपके हो जाएंगे 2500 करोड़ रुपए। ठीक है ना। तो बस आपको समरी अच्छे से लिखनी है और ये देखना है कि अगर मान लो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, कसर डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं इसका कि इसकी वजह से ये आ जाए, तो जो चीज सबसे लास्ट में अपन को होती है ना, जो अपन सूत्र में लिखते हैं, आप तो वो फॉर्मूला लगा दो, कुछ दिमाग मत लगाओ, केवल अप्लाई कर दो। जो चीज आपको ज्ञात करनी होगी वो केवल एक चीज बच जाएगी और फिर हम पक्षांतर करके उसको बहुत आसानी से हल कर लेंगे। तो ये आपके न्यूमेरिकल हो गए। तो हमने देखा तीसरा और चौथा न्यूमेरिकल, तो मुझे उम्मीद है ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ नहीं, हमारे केवल सूत्र की प्रैक्टिस होगी। ठीक है ना। तो ये अपने 4 क्वेश्चन हो गए। अब हमारा जो 5वां क्वेश्चन आ रहा था वो ये आ रहा है कि यदि किसी देश में व्यक्ति आय 500 करोड़ रुपए और यदि आयकर है ना, जो अपना डायरेक्ट टैक्स आ रहा है वो आ रहा है 130 करोड़ रुपए, शुल्क व जुर्माने की राशि हमको दे रखी है 20 करोड़ रुपए, तो प्रयोज्य आय ज्ञात करनी है ना। प्रयोज्य आय है ना, डिस्पोजेबल इनकम यानी कि खर्च योग्य कितनी है आपकी। तो आपका जो सूत्र आ जाएगा वो सीधा का सीधा सूत्र अप्लाई हो रहा है। देखो यहाँ पर प्रयोज्य आय बराबर आपका जो सूत्र आता है वो क्या आता है, यानी कि आपकी जो व्यक्तिक आय, व्यक्तिक आय या व्यक्तिगत आय, उसमें से अपन प्रत्यक्ष कर को, यानी कि यहाँ अपन को आयकर दे रखा है तो आयकर को घटाएंगे, और शुल्क और जुर्माने अगर दे रखे हैं तो शुल्क और जुर्माने की राशि को भी हम घटा देते हैं ना। डायरेक्ट सूत्र में अप्लाई हो रही है वाली चीज। तो देखो व्यक्तिक आय हमें कितनी दे रखी है, तो व्यक्तिक आय दे रखी है हमारी 500 करोड़ रुपए, माइनस जो अपने पास जो इनकम टैक्स लगा वो आ गया आपका 130 करोड़ रुपए, और यह आ जाएगा आपका 20 करोड़ रुपए, यानी कि यह आ जाएगा 500 माइनस 150, तो ये आपके आ जाएंगे 350 करोड़ रुपए। ये आपकी खर्च योग्य या प्रयोज्य आय हो जाएगी। फिर नेक्स्ट देखो का किसी देश की खर्च योग्य आय 800 करोड़ रुपए दे रखी है और प्रत्यक्ष कर में 120 करोड़ रुपए दे रखा है, तो व्यक्ति का आय याद कीजिए। अब देखो हमें क्या दे रखा है, खर्च योग्य तो दे रखा है और व्यक्ति का आय पूछा गया है। ठीक है ना। अब व्यक्तिगत आय के सूत्र में तो कहीं डायरेक्ट वाले सूत्र में तो खर्च योग्य आय नहीं आ रही है, लेकिन बाद में क्या चीज अपन देखते हैं सूत्रों में खर्च योग्य बाद में आती है, तो आपको सूत्र खर्च योग्य का लगाना जिसमें कि ये वाली चीज आती है वैल्यू। तो हम देखते हैं खर्च योग्य या प्रयोज्य आय, और हमारा सूत्र क्या आता है, व्यक्तिगत आय माइनस आपका ये आ रहा है प्रत्यक्ष कर, है ना, जो कि आयकर के रूप में। अब हमें क्या क्या चीज दे रखी है, हमें यहाँ खर्च योग्य या प्रयोज्य आय दे रखी है ना, वो कितने दे रखी है हमें 800। व्यक्तिगत आय हमें ज्ञात करनी है ना, तो यह आपका आ जाएगा व्यक्तिगत आय या व्यक्तिगत आय माइनस, और यह आ जाएगा आपका 120 करोड़ रुपए। फिर देखते हैं ये आपका आ जाएगा व्यक्तिगत आय, इधर ही रखते हैं ना, जहां अपन यूं लिख देना व्यक्तिगत आय बराबर ये 120 इधर आएंगे, तो ये आपके हो जाएंगे 920 करोड़ रुपए। तो साथियों बहुत सरल क्वेश्चन है ना, अत्यंत सरल क्वेश्चन है। सेकंड ग्रेड के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन वाकई में बहुत इजी भी है और आने जैसे भी है। इनमें और भी आपको डीपली बताया जा सकते हैं, लेकिन सेकंड ग्रेड के हिसाब से केवल वो कठिनाई का स्तर केवल इतना ही काफी होगा। इससे डीपली बताएंगे लेकिन वो फर्स्ट ग्रेड के लिए ज्यादा उपयुक्त है। तो ये जो क्वेश्चन थे बहुत सरल है और केवल अवधारणाओं के आधार पर, या अवधारणाओं की एक बार देखी जाए तो केवल प्रैक्टिस है। आप अवधारणाओं को केवल एक बार लेकर बैठे, लिख कर याद करें, बहुत इजीली आपको याद होने वाली है। और मुझे पूरा विश्वास है या तो अवधारणाओं का कोई सीधा क्वेश्चन आएगा या न्यूमेरिकल के आधार पर अवधारणाओं से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हमारा नेशनल इनकम हमने थ्योरी वाला पोर्शन भी पढ़ लिया, हमने अवधारणाओं को एक बार रिवीजन भी किया, और हमने सारे के सारे जो न्यूमेरिकल संभावित जो लग रहे हैं कि सेकंड ग्रेड के दृष्टिकोण से आने जैसे हैं, उनका हमने थोड़ा सा उनको रिवीजन भी किया। ये 6 क्वेश्चन है, ये वाकई में आने जैसे क्वेश्चनों में से एक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है नेशनल इनकम आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम देखेंगे आर्थिक विकास, वृद्धि, है ना, एसडीआई और पीक्यूएलआई। तो ये चैप्टर हम अगली वाली क्लास में देखेंगे। मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी और आपको आत्मविश्वास प्रदान करेगी। धन्यवाद।